हेलो माय डियर PGCUET PGQP41 एस्पायरेंट्स। मैं हरिशंकर सोनी आपका मीडिया एग्ज़ाम के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो IMC की कट ऑफ रह सकती है वो क्या रह सकती है, और कुछ क्वेरीज आपकी निकल के आ रही थी कि कौन से बेस्ट ऑप्शन है IMC HCU के बाद में। तो सबसे पहली क्वेरी की बात कर ले कि IMC HCU के बाद में कुछ अच्छे ऑप्शन हैं CUET में। जैसे कि साउथ की बात करें तो अपने आप में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के साथ EFLU जो है, ठीक है, एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और वहीं पर पास में आगे चले तो नीचे की ओर पौंडीचेरी हो सकता है, ठीक है। साउथ ईस्ट की ओर तेजपुर हो सकता है, और लखनऊ में भीमराव अंबेडकर हो सकता है, और ये जो इधर जम्मू है, कश्मीर है, इनमें से भी बात निकल के आ रही है, लेकिन उसको भी और देखने की ज़रूरत है। और यूनिवर्सिटी फिर ऑफ हरियाणा, राजस्थान, ठीक है, ये सब भी ऑप्शन हैं। लेकिन देखिए कि बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी होगी कि एक तो वो है कहाँ पर, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, दिल्ली है, मुंबई है, हैदराबाद है। ब्रॉडकास्टिंग के तौर पे इन तीन सिटीज़ को ख़ास तौर से देखा और समझा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स हैं, ठीक है, उनकी भरमार है, ठीक है। प्रिंट सेक्टर तो आपको कलकत्ता में भी बहुत अच्छा मिल जाएगा, लेकिन जो लोग ख़ास तौर से अपॉर्चुनिटीज़ को ज़्यादा देख रहे होते हैं तो इन शहरों में जो है मीडिया सेक्टर के इंसान के लिए दिल्ली में, मुंबई में और हैदराबाद में काफ़ी अच्छी जो है अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, अवसर रहते हैं। इसके बाद अब ये देखिए कि जो बाकी ऑप्शन हैं और भी लंबी चौड़ी लिस्ट निकल के आती है, तो उसमें आप अपने रीजन वाइज ले सकते हैं कि अरे चलो हमारे स्टेट की यूनिवर्सिटी है तो यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ अब जो ज़रूरी चीज़ है देखने लायक कि उस यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट कैसे हैं, फैसिलिटीज़ क्या है, आपको देखनी होगी, ठीक है। अब मान लो किसका एम ऐसा है कि मुझे प्लेसमेंट चाहिए बहुत अच्छा और तगड़ा, ठीक है, तो अच्छी यूनिवर्सिटी अगर नहीं मिल रही है तो आप कहीं प्राइवेट का ऑप्शन नहीं ले सकते हैं। और जिसकी एज मान लो बहुत कम है, मान लो 21 साल की उम्र में आप अभी IMC दे रहे हैं, ठीक है, और आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, IMC HCU ये सब आपको मिल नहीं रहा है और आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट चाहिए और एज कम है, तो फिर आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको अपने हिसाब से, है ना, कि मेरा क्या सिचुएशन है, मेरी एज क्या है, मैं नेक्स्ट ईयर के लिए क्या कर सकता हूँ, मुझे रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और जो फिर PGCUET के अंदर आपका ये जो कोर्स कोड है और उसमें प्राइवेट की जो ऑप्शन है, मैं ये कहूँगा कि उसमें लेने से अच्छा है कि फिर आप दिल्ली जाके जो है, क्योंकि दिल्ली अपने आप में हब है, ठीक है, तो वहाँ जाके कोई अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी आप जो है ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और हर यूनिवर्सिटी जो है मास कम्युनिकेशन में बहुत अच्छी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रख के देखना कि जैसे कि JNU है तो JNU की जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे अच्छे होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी उसका नाम है, लेकिन क्या जिस कोर्स में हम जाना चाह रहे हैं वो कोर्स भी उस यूनिवर्सिटी में अच्छे से पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये इंश्योर करने की ज़रूरत होती है। जिसमें जितनी मदद हो पाएगी मैं आपकी कर रहा हूँ और करते रहूँगा, ठीक है। तो फिलहाल अब चलते हैं IMC की कट ऑफ की ओर। देखिए, बहुत ही टफ काम है। पहली बात तो मैं यही बता दूं, 2020 में 50 क्वेश्चन, 2021 में 100 क्वेश्चन, 20 और 21 दोनों में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इस साल नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, और 5 क्वेश्चन ड्रॉप भी हो गए हैं जिसके 20 नंबर निकल के आते हैं। अब ये विवाद का मुद्दा है कि उसमें नंबर आपके जुड़े कि नहीं जुड़े, ठीक है, कई बातें सारे निकल के आ रही है, लेकिन अभी तक उसमें मैं कोई स्टैंड नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। कुछ लोगों ने ये कहा कि मेरे नंबर में बहुत डिफरेंस ऐसे, पहले तो 1-2 केसेस थे, अभी 10-12 केसेस ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मेरे नंबर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कुछ लोगों का ये कहना है कि मेरे जो अभी नंबर आ रहे हैं ना वो फाइनल आंसर की के हिसाब से नहीं आ रहे, बल्कि प्रोविजनल में जो नंबर थे वो आ रहे हैं। तरह तरह की बातें हैं जो कि NTA के स्कोर कार्ड को लेकर की जा रही है। उसमें कितनी सच्चाई है या उसका कुछ, अगर सच्चाई है भी तो उसका क्या हो सकता है, इसे भी बताना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, कि हो क्या सकता है, क्योंकि कोई प्रोविज़न उन्होंने नहीं दिया ना। अभी स्कोर कार्ड आने के बाद क्या कोई प्रोविज़न है कि जिसको आप चैलेंज कर सकते हैं? एक ही प्रोविज़न है, कोर्ट के अगर दरवाजे में चले गए, एक रास्ता वो पकड़ लिया तो फिर पता चला कि हम PG डिप्लोमा करने आए थे और केस लड़ रहे हैं, ठीक है।
तो 20-21 का मैंने आपको बताया कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इस साल आपके नेगेटिव मार्किंग हुई है, लेकिन 20 क्वेश्चन ड्रॉप क्वेश्चन, मतलब जो है 20 नंबर जो है ड्रॉप क्वेश्चन के भी बढ़ गए हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उस हिसाब से एलिमिनेट होके जो है आपके नंबर आए हैं। तो देखिए, चीज़ों को समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि आईएमसी में जगह कितनी है। ठीक है, तो देखिए कि ईजे, एसजे, एडीपीआर, डिजिटल मीडिया और आरटीवी, इसमें आपको पता होगा कि जो एडीपीआर और आरटीवी है केवल दिल्ली कैंपस के अंदर है। बाकी के रीजनल कैंपस में भी जो है सीटें हैं। ठीक है, वहाँ पर भी जो है पढ़ाई होती है। जैसे कि ईजे की जो सीटें हैं वो 6 के 6 कैंपस में हैं। दिल्ली से लगा के आप बात कीजिए, ढेंकानाल, दिल्ली की बात सबसे अच्छा ढेंकानाल निकल के आता है, वहाँ पर अच्छी खासी सीटें हैं, 60-80। ठीक है, तो ऐसे करके जो है दिल्ली के बाद ढेंकानाल है, और अगर आप उसके बाद अब देख रहे हैं तो फिर आप अपने रीजन के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, अगर नॉर्थ इंडिया में है तो आप फिर दिल्ली नहीं मिल रहा है तो फिर हो सकता है आप जम्मू चले जाएं। ठीक है, साउथ इंडिया से हैं तो कोट्टायम चले जाएं। ऐसे करके आप डिसीजन ले सकते हैं फिर। ठीक है, लेकिन ईजे में अगर आप लेना चाह रहे हैं तो ईजे के बाद आप क्या कीजिए, दिल्ली कैंपस के बाद आप जो है ढेंकानाल में अप्लाई करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो जितने ये कोर्स हैं, 5 कोर्सेज हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, उसी के लिए PGCUET हुआ है। CUET में जो IMC के कोर्सेज हैं वो कितने हैं, EJ, SJ, ADPR, डिजिटल मीडिया, RTV है। ठीक है, इनकी जो टोटल सीटें हैं कितनी हैं, 503 हैं। ठीक है, किसकी मिला के, दिल्ली कैंपस के साथ में रीजनल वाले कैंपस की भी मिला के 503 सीटें हैं। ठीक है, लेकिन जब आपको अपनी कट ऑफ देखनी है तब आपको ये देखना होगा कि मेरी जो कैटेगरी है, जनरल है, EWS है, OBC है, SC है, ST है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, या फिर कश्मीरी माइग्रेंट्स है, क्या है। ठीक है, तो उस कैटेगरी में कितना % रिजर्वेशन मुझे मिलता है, पहली चीज़ तो आपको ये देखनी है। क्या कोई मैं इस कैटेगरी में आता हूँ, और जिस भी कैटेगरी में आता हूँ उसमें कितनी सीटें हैं। ठीक है, और कितने लोग हैं जिसके वो नंबर बन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हम आ ही जाते हैं। देखिए, टोटल जो जनरल की सीटें हैं 185 है। मैंने पीछे अभी गड़बड़ कर दी थी, इसको 105 मान के मैंने पहले कैलकुलेशन कर दी, लिखने में गलती हुई। ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और जो इसकी सीटें हैं तो वो 185 है। अब हम ये देखेंगे कि 185 लोग अगर जनरल कैटेगरी से या ओपन कैटेगरी में सेलेक्टेड होंगे तो कितने नंबर तक जो है 185 हो जाएंगे कि उनका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, जैसे कि हम मान लें एक बार 265 मान लेते हैं। ठीक है, तो 265 से ऊपर अगर हम स्कोर निकाल रहे हैं तो आराम से जो है 185 हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 165 चली जाएगी। समझ रहे हो ना, जहाँ से नीचे आते आते जो है रुक जाता है उसको हम कट ऑफ मानते हैं। ऐसे 330 नंबर पर भी है बंदा तो, लेकिन वो कट ऑफ नहीं होगी ना। 300 से ऊपर कितने लोग हो सकते हैं, 30 लोग हो सकते हैं, यही मान के चल रहे हैं कि 300 से ऊपर 30 लोग होंगे। होने को 50 भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 30 लोग तो हैं ही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब जो है हम 165 तक अगर एक नंबर ले लें तो आप खुद समझ सकते हो कि आराम से 185 लोग तो हो ही जाएंगे जिसके जो है 165 या 165 से ऊपर नंबर है। आप खुद ही इस बात से एग्री कर सकते हो। और जो हमारा पोल है टेलीग्राम चैनल के अंदर, करीब 1100 लोगों ने उसमें वोट किया है। ठीक है, तो उसमें भी आप अगर कैलकुलेशन करें तो आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ 180% तो है, 185% तो है जिनके मार्क्स जो है आराम से 165 से ऊपर निकल के आएंगे ही आएंगे। तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो IMC में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है 165 से नीचे तो जा ही नहीं सकती है, किसी भी सिचुएशन में 165 से नीचे नहीं जा सकती है। अब ये सारा मामला कैलकुलेशन का ही है। ठीक है, 185 लोग हैं, क्या उनके नंबर 165 या 165 से ऊपर हो सकते हैं? टेलीग्राम चैनल में पोल है, आप खुद ही वहाँ पर जाके चेक कर लीजिए कि हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो है अब अपनी हर कैटेगरी का इस हिसाब से देखिए कि चलो जनरल में तो इतने हैं, लेकिन अब EWS की तो उससे कम होगी, OBC की कम होगी, SC ST की तो और भी कम हो जाएगी, फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसका कोई आइडिया नहीं होता। ठीक है, और कश्मीरी माइग्रेंट को लेकर मैं ये बताता हूँ कि अभी तक कोई भी सीट्स का जो एलोकेशन है आज तक किसी भी रिजल्ट के अंदर मैंने नहीं देखा है। प्रोस्पेक्टस में लास्ट ईयर भी, उससे लास्ट ईयर भी मेरे ख्याल से मेंशन था यही कश्मीरी माइग्रेंट्स को लेकर,
और लगभग ये 5% का प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर रहता है, ठीक है। लेकिन आज तक आईएमसी में मैंने कश्मीरी माइग्रेंट को लेकर जो है किसी भी सीट्स का एलोकेशन नहीं देखा है। 5% जो रिजर्वेशन है फिजिकली हैंडीकैप्ड, जो कि 40% तक हैंडीकैप्ड होते हैं कहीं ना कहीं, उनको जो है 5% रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी मिलेगा। तो ये कहानी है। तो देखो, इस कैटेगरी का कुछ कहना कि भाई कहाँ कितने नंबर पे चले जाए किस कोर्स में, कोई कह नहीं सकता। जो भी इंसान फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में आता है उसको काउंसलिंग फॉर्म भरना है, अच्छे से भरना है, सिलेक्शन हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है। और आप ये भी देख सकते हो कि किस डिपार्टमेंट के अंदर ये टोटल मिला के सीटें हैं रीजनल कैंपस के साथ में। तो ईजे में हम मान के चलें रीजनल कैंपस वगैरह ये सब सीटें मिला के तो 10 सीटें जो हैं पीएच कैटेगरी वालों के लिए है। तो आराम से 10 लोगों का सिलेक्शन इसमें होगा, ठीक है। और होता भी है। लास्ट ईयर मेरे साथ जो है लगभग जितने पीएच कैटेगरी से जुड़े हुए लोग थे उन सब का आईएमसी में सिलेक्शन हुआ था। एक भी बाकी नहीं रहा कि मेरे पास कोई पीएच कैटेगरी का बंदा आया हो पढ़ने के लिए उसके बाद उसका सिलेक्शन रह गया हो, ऐसा हुआ ही नहीं, आज तक ही नहीं हुआ है, ठीक है। सबका हो ही जाता है एक तरीके से, ठीक है। एसटी में भी देखिए बहुत बड़ी संख्या नहीं होती है। एसटी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है सेंटर का, ठीक है, तो उसमें भी आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। अच्छे नंबर आ गए तो ओपन कैटेगरी से ही आपका सिलेक्शन हो गया, अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो 80 से अपना सिलेक्शन हो गया। तो 80 वालों को वो फ़ायदा रहता ही रहता है, ठीक है। इसी तरह से एससी वालों की बात है, इसी तरह से ईडब्ल्यूएस वालों की बात है। ओबीसी में आपको लग सकता है कि यार ये तो 132 सीटें ये और 150 सीटें ओबीसी वालों के तो मजे ही मजे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ओबीसी वालों की जनसंख्या भी उसी हिसाब से है, ठीक है। अपनी जनसंख्या के हिसाब से इनको रिजर्वेशन कमी है, ठीक है। और इनको जो रिजर्वेशन है, ठीक है, उनको जनसंख्या के हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा रिजर्वेशन है। तो ओबीसी वालों का वो ये कि अरे यार ये भी सीटें मिल रही है और इतने तो रिजर्वेशन ज़्यादा मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ओबीसी वाले बिल्कुल खुश मत होइए, ठीक है। और मेरे हिसाब से फेयर ही रह जाती है कैटेगरी केवल जनरल वालों को छोड़ के, ठीक है। सबके लिए अच्छा ही है, बस जनरल में जो लोग हैं उनके पास अगर ईडब्ल्यूएस नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है। जो भी ईडब्ल्यूएस बनवा सकते हैं जिनके पास है अप्लाई करो, फ़ायदा उठाओ, और क्या है, ठीक है। तो ये देखिए कि यहाँ पर जो सीटें हैं मैंने आपको बताई है, और ये जो ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है 73 टोटल सीटें हैं, है ना, जनरल वालों की। अगर दिल्ली कैंपस की बात कर रहे हैं, दिल्ली कैंपस में जनरल वालों की ईजे के अंदर 28 सीटें हैं, दिल्ली कैंपस में एचजे वालों की और जनरल कैटेगरी में 29 सीटें हैं, ठीक है। इसी तरीके से ओबीसी की जो सीटें हैं ईजे के अंदर दिल्ली कैंपस में 17 सीटें हैं। और मैंने टेलीग्राम चैनल में जो है लास्ट ईयर का जो रिजल्ट आया था उसको भी मैंने टैग किया है, तो एक बार आप उसका भी ओवरव्यू ले सकते हैं कि किस तरीके से जो है फाइनल जो लिस्ट है निकली थी, उसका भी एक व्यू आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आईएमसी की कट ऑफ के बारे में है, ठीक है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये कट ऑफ जाएगी 168 जाएगी और 168 ही चली जाए, ठीक है। हर चीज़ में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो इसके लिए कि भाई हमारा जो नंबर है, हम जिस कैटेगरी में हैं उसके लिए हम काउंसलिंग भी करें क्या नहीं करें, ठीक है। तब आप खुद ही डिसीजन ले लीजिए कि क्या हो सकता है, ठीक है। मेरा काम है चीज़ें आपके सामने स्पष्ट करने की कोशिश करना, क्लियरिफिकेशन ला के देना, और उसके बाद सोचने समझने की क्षमता तो आप खुद ही रखते हैं ना। सब लोग पीजीसीईटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजी लेवल के एस्पायरेंट हैं, ठीक है। सबकी उम्र लगभग 22-23 साल के आसपास है, मेरे से तो बेहतर ही लोग हैं आप, ठीक है। तो 265 जो है मेरे हिसाब से कट ऑफ रहनी चाहिए, जो 185 सीटें निकल के आ रही है तो, ठीक है। और इससे नीचे कट ऑफ मुझे नहीं लगता कि आईएमसी की रहेगी, ठीक है। और इस हिसाब से अपना डिसीजन ले लीजिए कि आपको काउंसलिंग फॉर्म भरना भी चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। अभी जो नोटिस आईएमसी का आया है उसमें कुछ अभी दिया नहीं है, मतलब वो ऐसे एज ए नोटिफिकेशन है कि देखो हम काउंसलिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो वाली बात है, ठीक है। काउंसलिंग प्रोसेस अभी बताई जाएगी इन डिटेल में, कैसे काउंसलिंग होनी है, किस वेबसाइट पे जाना है, किस तरीके से भरना है, क्या क्या ऑप्शन रहेंगे, कितने डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, किन बातों का ध्यान रखना है, अभी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी, ठीक है। बाकी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस जो है, जिनका भी इसमें आ रहा है 265 से ऊपर नंबर आ रहा है,
फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस जो है अपनी रेडी कर लीजिए। EJSJ की 52,000 रुपीज़ रहती है, तो उसका इंतज़ाम जो है आप आज से ही स्टार्ट करना, मतलब शुरुआत कर दीजिए, ठीक है। अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे भी जिस दिन फ़ीस डिपॉजिट करनी थी बहुत दिक्कत हुई थी, अचानक से कहीं पैसे आ गए तो मैं डिपॉजिट कर पाया था, ठीक है। फाइनेंशियल सिचुएशन मेरी भी उस समय बहुत ख़राब थी, और मैं समझता हूँ आप में से मैक्सिमम लोगों की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। इसीलिए जो बातचीत है और है, समझ में आता है कि चलो यार जितना अच्छा हो सके हम अपनी ओर से करेंगे, ठीक है। तो आप अपना बेस्ट दीजिए। डेफिनेटली IMC से जो रिटर्न आपको मिलता है, जो फीस देने के बाद, टाइम देने के बाद, वो काफ़ी अच्छा है, मैं यही रिकमेंड करूँगा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर की जो फ़ीस है आपको देनी पड़ती है। जो लोग लोन के हिसाब से सोच रहे हैं तो उनके भी लिए मैं ये बता दूं, 52,000 रुपीज़ अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है तो आपको खुद ही देनी पड़ेगी। उसके बाद जो रिसिप्ट आती है उसके बेसिस पर आपको लोन मिलता है, ना कि पहले लोन मिल जाएगा उसके बाद आप जो है वहाँ पर जमा कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो रिसिप्ट मिलने के बाद ही कोई लोन की बात होती है, चाहे आप अपने बैंक वाले से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप अपने बैंक वाले से पूछिए क्या क्राइटेरिया हो सकता है, बदल गया हो और अच्छा हो गया हो, ठीक है। तो एक बार पता कीजिए उसका भी। दूसरा, जो लोग स्कॉलरशिप, फ्री शिप के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें, हॉस्टल की फ़ीस के बारे में जो भी पूछ रहे हैं, वो सब चीज़ें एडमिशन के बाद है। अभी केवल इतना है कि काउंसलिंग की प्रोसेस होगी, काउंसलिंग की प्रोसेस के बाद में जो कट ऑफ आएगी उसके बाद आपको फ़ीस जमा करनी ही है। उस समय कोई स्कॉलरशिप, फ्री शिप, लोन वगैरह की बात IMC से करने की दरकार नहीं है, क्योंकि उस समय कुछ नहीं होता। जो भी होता है एडमिशन के बाद, सेमेस्टर स्टार्ट हो जाने के बाद होता है, ठीक है। इवन हॉस्टल की प्रक्रिया भी जो है, सेमेस्टर एग्ज़ाम के जो चीज़ें हो जाती है, 5-7 दिन निकल जाते हैं, उसके बाद आप एप्लीकेशन लिख के देते हो, कमेटी बैठती है, वो असाइन करती है कि किसको हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा रहता है, ठीक है। फिलहाल मैं जानता हूँ कि आपकी और भी बहुत सी क्वेरीज़ है जिसको हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।